आज का टॉपिक है क्लास 10 लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए वो लेंगे। तो क्लास 10 लाइव प्रोसेस, तो इसके वो क्वेश्चन सारे ले रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट उनके क्लियर करेंगे, क्वेश्चन का बेस क्या है और एक्सप्लेनेशन जो तुम्हें रिवीजन में करना है वो करेंगे। तो हम लाइव प्रोसेस का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है opening and closing of the stomata pores depends upon. फर्स्ट क्वेश्चन है closing and opening of stomata depends. Number 1, photosynthesis. Number 2, temperature. Number 3, water in guard cell. Water in guard cells. और नेक्स्ट ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस। सेकंड, टेम्परेचर। थर्ड, water in guard cells। और फोर्थ, ऑक्सीजन। देखिएगा इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं स्टोमेटा में। पहला तो ये बन जाता है कि स्टोमेटा लीव्स के पत्ती के किस सरफेस पर ज्यादा होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि स्टोमेटा लीव के बिलो सरफेस पे, ये नीचे वाला सरफेस है, इस पे ज्यादा होते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि स्टोमेटा लीव्स के किस सरफेस पर सबसे ज्यादा होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो क्लोजिंग और ओपनिंग है, मीन्स जो तुम्हारे स्टोमेटा है वो जल्दी जल्दी क्लोज और ओपनिंग कब करते हैं। जो ट्रांसपायरेशन वाटर का करते हैं स्टोमेटा, ये हम जानते ही हैं। तो क्लोजिंग और ओपनिंग कब कब करते हैं। फोटोसिंथेसिस, देखिएगा फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के द्वारा होती है, इसलिए इसका स्टोमेटा से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड नंबर पर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो इफेक्ट डालता है, जो प्रभावित करता है, वो करता है ट्रांसपायरेशन को। टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट का, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा, ट्रांसपायरेशन कम होगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर पर ही ये
डिपेंडिंग वाटर इन गार्ड सेल्स। देखिए स्टोमेटा की जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? वाटर इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में वाटर का लेवल क्या है? मान लीजिएगा कि गार्ड सेल्स में जब पानी आएगा तो क्या होता है, हम बता चुके हैं पहले ही कि जब गार्ड सेल्स में वाटर आएगा तो स्टोमेटा स्वेल हो जाएंगे, ऐसे फूल जाएंगे, और जब फूल जाएंगे तो ओपनिंग हो जाएगी, और जब वो पानी निकल जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा, वाटर इन गार्ड सेल्स डिपेंड्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द वाटर इन गार्ड सेल्स। दूसरा क्वेश्चन, अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा एक नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? जो हमारी रूट्स, देखिए अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आते हैं तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आते हैं तो वो हम सॉइल में मिला देते हैं। अच्छी फसल लेने के लिए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को मिलाएं। अब ये पूछ रहा है जो प्लांट है क्या नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले लेता है या फिर किसी और फॉर्म में लेता है? तो अगला क्वेश्चन है सेकंड, जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स कैसे लेता है? Which what type plant absorbs nitrogen? Number 1 nitrate and nitrite. Number 1 nitrate and nitrite. Second, nitrogen molecule. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तरह लेता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट की तरह लेता है, या फिर यूरिया की तौर पर लेता है, या प्रोटीन। इस 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि किस फॉर्म में नाइट्रोजन, जो रूट्स है, जो हमारे प्लांट्स के रूट्स हैं, वो नाइट्रोजन को किस प्रकार एब्जॉर्ब करती हैं। तो ध्यान रखिए कि जो भी नाइट्रोजन है, देखिएगा प्लांट्स जो नाइट्रोजनियस एलिमेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। तो लेकिन वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट नहीं ले पाता। जो नाइट्रोजन्स हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है उसको ये डायरेक्ट नहीं ले पाता। यूरिया हम लगाते हैं, लेकिन यूरिया में भी जो नाइट्रोजन्स है वो किस फॉर्म में है ये देखना पड़ेगा। प्रोटीन ये लेता नहीं है। तो तीनों चीजें ये गलत है। सही आंसर क्या है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। हमेशा ध्यान रखो कि जैसे दालें हैं, अरहर की दाल है, उसका पेड़ होता है तो उसके रूट्स में नाइट्रोजनियस बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अपने अंदर भर लेते हैं, और भरने के बाद क्या करेंगे? ये मान लीजिएगा कोई प्लांट है और ये प्लांट तुम्हारा इसकी रूट्स है, तो यहाँ पर नोड्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजनियस बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? नाइट्रोजनियस बैक्टीरिया। तो जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो इन नोड्स में, रूट्स के इन नोड्स में भर जाती है, और जो नाइट्रोजनियस बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में, और इसी नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को हमारा प्लांट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारा प्लांट जो है
इस नाइट्रेट और नाइट्रेट को ही ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका सही आंसर हुआ, क्या हुआ कि हमारा जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेता है। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कौन सा एंजाइम है जो फूड में सबसे पहली बार मिलता है? क्या है? विच एंजाइम, तीसरा क्वेश्चन, विच एंजाइम ट्रैक्स फूड फर्स्ट। ट्रैक्स का मीन्स मिक्स, कैप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीन। ये पूछ रहा है फूड में जो हमारा डाइजेस्ट होता है तो वो सबसे पहला एंजाइम कौन सा है जो मिक्स होता है। हम पहले ही बता चुके हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है कि हमारे फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से। माउथ में ही एंजाइम डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो कौन सा एंजाइम है जो हमारे माउथ में फूड को डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है? डेट इज द एमाइलेज। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से जो हमारे मुंह में होती हैं उनसे निकलता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज सलाइवा इसका पूरा नाम है। तो एमाइलेज निकलता है जो क्या करता है एमाइलेज भाई? तो एमाइलेज हमारे स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, मतलब स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। इसका आंसर होगा सेकंड, एमाइलेज। सेकंड नंबर पर और क्वेश्चन बनता है कि एमाइलेज जो एंजाइम है वो किसको सिंथेसिस करता है, किसको चेंज करता है? तो आंसर होता है स्टार्च। और किस में चेंज कर देता है? तो स्टार्च इज चेंज इनटू द शुगर। अतः एमाइलेज एंजाइम हमारा किस निकालता है? ये हमारे मुंह में जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे निकलता है। और सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं उन्हें, उनसे सलाइवा निकलता है, मतलब लार निकलती है, उसी में एमाइलेज होता है। और ये एमाइलेज स्टार्च का सिंथेसिस, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। तो हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। और ये एंजाइम जो है माउथ से निकल के पहला एंजाइम है जो डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज द आंसर, एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर में। नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं याद हो तो पेन निकाल के नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर if salivary glands is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? सेकंड क्वेश्चन भी वही है कि अगर सलाइवा न निकले, ये पूछ सकते हैं कि अगर सलाइवा न निकले, तो हमने सलाइवा न निकले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर सलाइवा न निकले, सलाइवरी ग्लैंड से अगर सलाइवा न निकले तो हमारी बॉडी पर
या हमारे डाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका सीधा सा आंसर है कि एमाइलेज स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है, जबकि शुगर जो है वो सिंपल बायोमोलिक्यूल्स है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि माउथ में स्टार्च जो होता है हमारे फूड में वो शुगर में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है और जो स्टार्ट हो जाता है वो क्या होता है, स्टार्च जो है चेंज हो जाता है शुगर में। अगला क्वेश्चन है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो इनर लाइनिंग है किसकी, स्टमक की, वो किससे सेव रहती है? इनर लाइनिंग माने कि जो हमारा स्टमक है उसका अंदर का हिस्सा इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग, अगला क्वेश्चन है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेव ड्यू टू विच एंजाइम, ड्यू टू विच सबस्टेंस, ड्यू टू विच सबस्टेंस। इसके चार ऑप्शन है। मान लो ए है म्यूकस, नंबर बी HCl, नंबर सी N2 नाइट्रोजन, नंबर डी ऑक्सीजन। तो सीधा सा है म्यूकस, क्योंकि हमारी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो सेफ किससे रहती है, म्यूकस से। किससे सेफ रहती है, म्यूकस से। और किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है और म्यूकस भी निकलता है और पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलती है। तो जो म्यूकस जो है इसका काम है हमारी इनर लाइनिंग स्टमक की उसको सेव करना। तो इसीलिए इसका आंसर होगा म्यूकस, जो हमारी इनर लाइनिंग को सेव कर देता है। अगला है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर। बाइल जूस कहां से निकलता है, लिवर से। बाइल जूस लिवर से निकलता है। तो बाइल जूस को कौन सा पार्ट है जो यूज करता है, जो उसका उपयोग करता है? विच पार्ट यूज ऑफ बाइल, कौन सा? नंबर A1 स्टमक, नंबर B लिवर, नंबर C स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और नंबर 4 नन। Which part यूज ऑफ बाइल सीक्रेटेड, किससे निकलता है बाइल जूस? सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर, सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर। तो हमारा क्वेश्चन, तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट ऐसा है जो बाइल जूस को, जो बाइल को रिसीव करता है? और किससे रिसीव करता है? फ्रॉम द लिवर। तो जब लिवर से बाइल निकलता है, बाइल जूस निकलता है, बाइल निकलता है किससे? लिवर से। तो बाइल जूस या बाइल कह सकते हो, ये निकलता है लिवर से। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइल जूस लिवर से तो निकलता है, लेकिन हमेशा ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हमारी बॉडी में होती है उसमें ये यूज किया जाता है। ये एक्चुअली में बाइल जूस जो होता है
वो मीडियम को एल्केलिन बना देता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो स्टमक में निकलता है, जो बैक्टीरिया को मार देता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं उसमें बैक्टीरिया जा रहे हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन जो क्योंकि मीडियम हमारा कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, और एसिडिक में कोई भी रिएक्शंस एंजाइम के द्वारा या हार्मोन्स के द्वारा बहुत कठिन होते, अच्छे से हो नहीं पाते। इसीलिए जो बाइल जूस है वो उसको एल्केलिन मीडियम को बना देता है। जब एल्केलिन बना देता है तो एंजाइम और हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हैं और जो एंजाइम है वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया, ये सभी रिएक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, लिवर में नहीं होते। लिवर का काम तो केवल इतना है कि वो बाइल जूस को निकाल देता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर हमारे लिवर के द्वारा बाइल जूस निकल रहा है तो कौन सा पार्ट इससे इफेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन, in which part of alimentary canal food is finally digested? In which part, देखिएगा पहले तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट होता है फूड का डाइजेशन। तो हमने सीधा सा लिख दिया कि फूड का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो माउथ से हो जाता है। अब देखिएगा इसका रिवर्स पूछ रहा है, इन विच पार्ट, in which part of alimentary canal digestion last। डाइजेशन क्या होता है, खत्म होता है, डाइजेशन लास्ट। किस पार्ट में हमारा डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में फाइनली डाइजेस्टेड होता है। जो फूड डाइजेशन है वो लास्ट होता है किसमें, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। हमेशा ध्यान रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो जूस है, जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, और ख़त्म कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसीलिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के आगे डाइजेशन तो खत्म हो जाता है लेकिन एब्जॉर्प्शन तो रहता है। तो एब्जॉर्प्शन, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन ये दोनों ही करती है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट प्रिवेंट्स ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। What prevents blood flow जो हमारा ब्लड फ्लो है वो क्या है, what prevents blood inside the heart, what prevents the blood flow back inside the vein। या हार्ट भी कह सकते दोनों में। तो कौन हमारे ब्लड को बैक करने से रोकता है। देखिएगा जैसे कि हम क्या करते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं तो उसमें एक बाल पड़ा होता है, तो जैसे ही हम हवा का प्रेशर देंगे
तो क्या होगा कि हवा हमारी पंप से साइकिल में, ट्यूब में चली जाएगी, लेकिन वाल्व लगे होने के कारण वो एयर बाहर नहीं आएगी। फिर पंप मारेंगे तो फिर ट्यूब में चली जाएगी, लेकिन वो हमारे उस ट्यूब से बाहर नहीं आएगी। इसी प्रकार से हमारे हार्ट में और हमारी वेन में सिस्टम है, क्योंकि वेन में कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का। तो वेन में प्रेशर क्योंकि नॉर्मल होता है, जो प्रेशर होता है वो हमारी आर्टरी में होता है, क्योंकि हार्ट जो पंप करती है वो आर्टरी को करती है, जबकि हार्ट वेन में कोई भी पंपिंग नहीं करती। वेन क्या होती है भाई? वेन ये होती है जो डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड हार्ट की ओर ले जाती है। आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की ओर ब्लड को ले जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, तो वेन में जो वेन होती है जो ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से कहाँ ले जा रही है? हार्ट की ओर ले जा रही है। तो जो वहां से ले जा रही है तो इसमें वाल्व होती है, इसमें वाल्व होते हैं वेन में, पर आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता। सेकंड नंबर पर जो वेन होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ ले जाती है? हार्ट की ओर ले जाती है। सेकंड नंबर पर क्योंकि ये फ्लो बैक न कर सके, इसके लिए वेन में हमेशा वाल्व होते हैं। तो हम लिख देंगे इसका आंसर वाल्व इन वेन्स, वाल्व इन वेन्स। वाल्व जो पाए जाते हैं वो वेन्स में पाए जाते हैं। देखिएगा बहुत सीधी सी बात है कि आर्टरी जो है हमारी वो ले जाती है शुद्ध प्योर ब्लड, मतलब जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड का मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज्यादा होती है इसे, और जबकि वेन ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ईश्वर ने कुछ ऐसा हमें दे रखा है कि देखिएगा जो ऊपर चमकती है, ये जो चमक रही है, ये नसें, जिन्हें हम नसें कहते हैं, ये आर्टरी नहीं होती, ये वेन होती है। ये नीली नीली सी जो नसें दिखाई दे रही हैं, हाथ पे देखो तो ये कलाई पे देखो, ये नसें दिखाई दे रही हैं, तो ये नसें क्या होती हैं? वेन होती हैं। जब इसके नीचे गहराई में आर्टरी होती है, जैसे कोई ऊपर की अगर नस कट जाती है तो वो वेन होती है। और देखिएगा जो इंजेक्शन है जो डॉक्टर लगाता है वो कभी आर्टरी में नहीं लगाता, वो हमेशा वेन्स में लगाता है। तो वेन्स में जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है उसी में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉक्टर इंजेक्शन आर्टरी में लगाता है कि वेन में लगाता है? तो आंसर है तो डॉक्टर इंजेक्शन हमेशा वेन्स में लगाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि शरीर में जो स्किन के नीचे रहती हैं वो क्या रहती हैं? स्किन के नीचे हमेशा वेन्स रहती हैं, तो ये वेन्स ऊपर साफ दिखाई देती हैं जो चमकती हैं। या पूछ सकते हैं कौन सी चीज चमकती है? जबकि आर्टरी बहुत गहराई में पाई जाती है, मीन्स इसके नीचे आर्टरी होती है। अगर हम गहराई में कट जाते हैं तो बहुत खून निकलता है, जब ऊपर से थोड़ा सा कट लगता है तो खून कम होता है। अगर वेन कटती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, आर्टरी कटती है तो आर्टरी में हार्ट पंपिंग भी कर रहा है जिससे प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, उसके कटने पर ब्लड बहुत तेज धार से निकलेगा। तो इसलिए ध्यान रखो कि जो आर्टरी है वो नीचे गहराई में होती है स्किन के अंदर, और जो वेन होती है वो स्किन में के नीचे होती है कम गहराई पर। तो ये इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा तो ये है कि आर्टरी में वाल्व नहीं होते जबकि वेन्स में वाल्व होते हैं, जिससे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ब्लड का बना रहे, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे। इसीलिए
हमेशा वाल्व होते हैं इन वेन्स में। तो व्हाट प्रिवेंट्स ब्लड फ्लो बैक इनसाइड बैक, जिससे यहाँ मेन वर्ड बैक है, जिससे कि बैक वापस न हो जाए, ब्लड वापस न हो, इसीलिए एक साइड में ही चले और वो कहाँ पहुंच जाए भाई, वो डिफरेंट ऑर्गन से, क्योंकि वो ब्लड आ रहा है, वेंस लेके आ रही है, हार्ट की ओर जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जाए और हार्ट तक पहुंच जाए। उसके बाद वो लंग्स को दे देगा और लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा। इसके बाद आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचा देगी, डिफरेंट ऑर्गन्स में। अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि सिंगल सर्कुलेशन, जो सिंगल सर्कुलेशन है वो किसमें होता है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन occurs नंबर 1 कॉकरोच, नंबर 2 हम ले सकते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकोइटस, एक्सोकोइटस, और तीसरे नंबर पे एविनस। तीसरे नंबर क्या है, एनाबेस। और तीसरा एग्जाम्पल है इसमें, और फोर्थ नंबर पे है बर्ड्स। पहले हम ये सोचते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन होता क्या। देखिए हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है, जबकि सिंगल सर्कुलेशन हमेशा फिशेज, मछलियों में होता है। इसमें होता है मछलियों में, फिशेज में। और ये मछलियां हैं, इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा टफ इसलिए कर दिया है कि फिशेज बनाई गई है। ये हिप्पोकैम्पस, इसे कहते हैं सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस को कहते हैं सी हॉर्स। ये कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है, मैरिन में रहता है। जो मैरिन वाटर होता है उसका मतलब होता है समुद्री पानी। तो ये मैरिन वाटर में रहता है हिप्पोकैम्पस। सेकंड नंबर पे आता है इसे समुद्री घोड़ा हिंदी में भी कहते हैं, या सी हॉर्स, सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है, एक्सोकोइटस। एक्सोकोइटस, ये एक्सोकोइटस क्या है, ये मछली है जो पॉन्ड में पाई जाती है। एक्सोकोइटस छोटी छोटी मछली होती है, इनका जो मांस होता है एक्सोकोइटस का वो 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक होता है। लोग खाने का इसका बहुत काम करते हैं। तुमने देखा होगा नदी में लोग बैठ जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, तो उसका नाम है एक्सोकोइटस। तो ये भी एक मछली है। एनाबस, जो एनाबस है ये समुद्र की है, ये मैरिन फिश है, ये समुद्र में रहती है, इसके टीथ होते हैं। ये मैरिन फिश है, इसके टीथ होते हैं और इसका जॉ, इसका जो जबड़ा होता है वो काफी चौड़ा होता है। ये सब मछलियां हैं, ये सब क्या है, मछलियां। और मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो आंसर हमारा हो गया इसका सेकंड, क्या हो गया, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकोइटस एंड एनाबस। दे आर फिशेज एंड दे हैव सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए मछली में क्या होता है, मछली में गिल्स होती है। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है
ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाता है। इसमें हम बात कर रहे हैं फिश की, मछली की। तो मछली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो कहाँ पहुंचता है, मान लो इसका हार्ट है और ये हार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ये पहुंच गया गिल्स में, ये पहुंच गया गिल्स में, और गिल्स में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स में जाके ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके माध्यम चला जाएगा टिश्यू में। टिश्यू का मतलब सभी सेल में, सभी सेल में, लेकिन हार्ट में वापस नहीं जाएगा, ये हार्ट में वापस नहीं जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन, अब देखिएगा बस यहीं पर पकड़ है। डबल सर्कुलेशन में हार्ट से दिल तो होते नहीं है, हमारा जो हार्ट से है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। तो हार्ट से हमारा कहाँ जाएगा, हार्ट से जो ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, तो एक सर्कुलेशन तो ये बन गया। और फिर डिफरेंट ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो फिर हार्ट की ओर आएगा। तो इसीलिए हम लोग कहलाते हैं डबल सर्कुलेशन एनिमल्स, हमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो सिंगल सर्कुलेशंस में और डबल सर्कुलेशंस में केवल इतना ही अंतर है कि सिंगल सर्कुलेशंस में ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट भेज रहा है वो गिल्स के पास तक जाएगा और गिल उसको पूरी बॉडी में दे देगा, लेकिन वो फिश के फिर से हार्ट में वापस नहीं आएगा। इस ब्लड में एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसीलिए सेकंड पॉइंट समझ लो कि सिंगल सर्कुलेशन में एनर्जी बहुत ही कम होती है। मतलब जो एनर्जी मिलती है हमें, जो एनर्जी गेन होती है वो सिंगल सर्कुलेशंस में बहुत कम होती है। और डबल सर्कुलेशंस में दो अलग अलग चैम्बर होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, एनर्जी काफी ज्यादा मिलती है। तो ये हो गया। एक होता है, देखिएगा, मिक्सिंग। देखिएगा एक और समझ लीजिएगा, एक और होता है मिक्सिंग ब्लड या मिक्सिंग सर्कुलेशन। एक और होता है मिक्सिंग सर्कुलेशन। मतलब तीसरा जो हो गया वो हो गया मिक्सिंग सर्कुलेशन या मिक्सिंग ब्लड। तो मिक्सिंग ब्लड क्या है, इस शब्द का उपयोग एनसीईआरटी में किया गया, मिक्सिंग ब्लड। देखो मिक्सिंग ब्लड समझ में आ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स होते हैं, वो सेपरेट नहीं होते, इनको कहते हैं मिक्सिंग ब्लड। इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। ये चट्टा देखा होगा, कॉकरोच, इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। तुमने देखा होगा एग्जाम्पल कॉकरोच का, तो जो कॉकरोच होता है उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें हमेशा मिक्स ब्लड होता है। जब हम कॉकरोच को मारते हैं तो उसके अंदर से लाल ब्लड नहीं दिखाई देता, बल्कि थोड़े थोड़े से रेशे टाइप के लाल ब्लड के दिखाई देते हैं। तो ये कॉकरोच में मिक्सिंग ब्लड होता है। मिक्सिंग ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों मिक्स रहते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज during respiration exchange of gases
टेक्स प्लेस। जब रेस्पिरेशन होता है तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, मतलब कि हमारे उससे O2 और CO2, O2 ली जाती है, CO2 निकलती है, CO2 ली जाती है तो O2 निकलती है। ये किस पार्ट में होता है? देखिएगा सीधा सा ये समझ में तो आ रहा होगा कि ये लंग्स में होता है, लेकिन लंग्स के किस पार्ट में होता है? तो देखिएगा जो लंग्स है उसमें क्या होती है? उसमें एल्वियोली होती है, एल्वियोली। इसके देखिए ऑप्शन लिख देते हैं, आंसर होगा एल्वियोली। ऑप्शन में तुम्हारा कहीं कहीं एल्वियोलियन थ्रोट दिया होगा, एल्वियोलियन लंग्स दिया हुआ, नहीं केवल एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है? ये एल्वियोली हमारे लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा गुब्बारा फूल के काफी बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से एल्वियोली छोटे छोटे गुब्बारे टाइप के रहते हैं। और उनमें क्या होती है, जब उनमें एयर बढ़ती है तो उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो एल्वियोली में होता है, इन लंग्स। तो लंग्स तो नॉर्मल है, जानते ही हैं, लेकिन एल्वियोली ये याद कर लो कि एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, क्योंकि एल्वियोली क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फाउंड इन लंग्स। एल्वियोली आर फाउंड इन लंग्स which is the balloon-like structure and the surface area of alveoli increases. अगला क्वेश्चन, lack of oxygen in muscles, cramp, lack of oxygen, lack of oxygen, lack of oxygen, cricketer cramp, in lack of oxygen, in lack of oxygen, क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रैम्प्स। ये क्रैम्प्स क्या होती है? जो क्रिकेटर होते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत बैटिंग बहुत लंबी लंबी करते हैं, तो उनके हाथों में या पैरों में एक खिंचाव आ जाता है और यही कहलाता है क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग क्या है? खिंचाव। अब देखो इस क्वेश्चन में आंसर लिख दिया है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है, जो भी फर्मेंटेशन है, 3 प्रकार से हमारी एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? मान लीजिएगा एक ग्लूकोज है, ये क्या है? क्योंकि एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज 6 कार्बन एटम है, C6H12O6, C6H12O6, 6 कार्बन एटम। तो ग्लूकोज जो है हमारा 6 कार्बन एटम है। तो ग्लूकोज में अगर हम ऑक्सीजन, ये चेंज होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ये किस में चेंज होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, मतलब इसे कहते हैं पायरूवेट। तो ये चेंज हो जाएगा पायरूवेट में, ये चेंज हो जाएगा पायरूवेट में, जिसमें 3 होते हैं। इसका फॉर्मूला है C3H7O3। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? अगर ऑक्सीजन मिलती है, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये डायग्राम NCERT में बना हुआ भी है, उसमें लर्न भी होगा। नहीं लर्न है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लर्न कर लो। तो अगर ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो जो O2 मिलेगी,
तो क्या बनता है, O2 में हमें क्या बनता है, O2 में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी। इसमें क्या है, इससे हमें क्या बनेगा, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2। साथ में अगर O2 नहीं है, लैक ऑफ, जो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, अल्कोहल प्लस कुछ एनर्जी मिलती है। अल्कोहल बनने के, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, इसमें अल्कोहल बनने के कारण क्रैम्पिंग हो जाती है, मतलब हमारे पार्ट्स में सूजन आ जाती है, और जब ये सूजन आ जाती है तो उसे कहते हैं क्रैम्प। और तीसरा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैकून आ जाएगा पार्शियली ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब क्रिकेटर खेल रहा है तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये बनेगा जाके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या क्या बनेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तीसरे वाले में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस CO2 और प्लस एनर्जी बनेगी। तो ये वाला जो है लैक्टिक एसिड वाला है, ये क्रैम्पिंग में बनता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए क्रैम्पिंग होती है। ये इस प्रकार का जो फिगर है वो दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, NCERT में, तो वहां से इसको ढंग से प्रिपेयर करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कल और लाइव प्रोसेस का एक वीडियो भेजेंगे, इसके बाद चलाएंगे लाइट, इसके बाद हम जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे लाइट। चूज द करेक्ट पाथ या राइट द path of excretion का हमें राइट पाथ लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सक्रीशन किडनी से चालू होता है, तो सीधा सा किडनी, और किडनी से कहां जाता है, यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निकलना। पहले आएगा किडनी, ये हमारी किडनी से जाएगा, ये किडनी हो गई, तो ये जाएगा किडनी, और किडनी से कहां जाता है, यहाँ यूरेटर होता है, तो ये कहां जाएगा, यूरेटर में, यहां से कहां जाएगा, यूरेटर के बाद ये जाएगा ब्लैडर में, यूरेटर के बाद किसमें जाएगा, ये यूरेटर के बाद जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, किडनी के बाद जाएगा यूरेटर में, फिर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरेटर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके बाद क्या जाएगा, किडनी, यूरेटर, फिर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहां से जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद जाएगा यूरेथ्रा, यहां पर नीचे ये यूरेथ्रा दो होती है, एक नीचे होती है यूरेथ्रा, इसके बाद जाएगा ये यूरेथ्रा। तो कहने का मतलब ये है कि जो किडनी है
उससे यूरिन बनता, फिल्ट्रेट होता है। किडनी में यूरिन क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। इसके बाद ये दो ट्यूब्स पड़ी होती हैं, जिन्हें कहते हैं यूरेट्रा। ये भी पूछ लेते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ट्यूब्स इन यूरेट्रा। देयर आर 2 ट्यूब्स। और ये दोनों ट्यूब्स कहाँ ले जाती हैं, ये ले जाती हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में। और इसके बाद यूरेथ्रा जो नीचे होती है, थोड़ी मोटी ट्यूब होती है, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी से एक्सट्रेट कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाथ पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए बहुत ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पाथ इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा एक्सप्रेशन जो स्टार्ट होता है, यूरिन जो फिल्ट्रेट होता है, तुम जानते ही हो कि वो किडनी में होता है, और किडनी में उसके बाद ही ये आगे चलता है। अगला क्वेश्चन, अगला है द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स। इंटरनल एनर्जी reserves in autotrophs। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिनमें कि ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफ। जो इंटरनल एनर्जी है वो जो ऑटोट्रॉफ्स में है वो किस फॉर्म में रिजर्व रहती है? इसके 4 ऑप्शन है, तब समझ में आएगा। ग्लाइकोजन, नंबर दूसरा स्टार्च, ये एनर्जी ग्लाइकोजन में रहती है या स्टार्च के रूप में रहती है या प्रोटीन, और चौथा है फैटी एसिड। इन चारों में से हमें बताना है। क्या क्वेश्चन है? इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफ्स। जो इंटरनल एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिजर्व रहती है ऑटोट्रॉफ्स में? ग्लाइकोजन, देखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में हम लोगों में रहती है। ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज चेंज होता है वो ग्लाइकोजन्स में, वो एनिमल्स में होता है। ये गलत हो गया। स्टार्च, हाँ स्टार्च के रूप में रहती है, ये आंसर सही है। इंटरनल एनर्जी जो रहती है इसमें, इंटरनल एनर्जी जो रिजर्व रहती है इन ऑटोट्रॉफ्स में वो स्टार्च के रूप में रहती है। स्टार्च ही उनका फूड है, स्टार्च ही उनकी एनर्जी है। इस प्रकार से अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है how is translocation in phloem different from transportation in xylem? Transportation how differ transportation in xylem? Transportation in xylem and translocation in phloem.
ट्रांसलोकेशन इन फ्लूइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इसके पहले वीडियो में बता चुके कि ट्रांसपायरेशन क्या है और ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन जो लीव्स पानी को, वाटर को वेपर्स में चेंज कर देती हैं, दैट इज द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है कि जो लीव्स में फूड बनता है और पूरी बॉडी में, किसके बॉडी, प्लांट्स के पूरी बॉडी में, सभी ऑर्गन्स में, रूट्स में, ब्रांचेज में, शूट्स में, सब जगह पहुंच जाता है। तो किसके द्वारा पहुंचता है? वो पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ध्यान रखो, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जाइलम नीचे से पानी लेके आता है और पत्तियां उसे उड़ा देती हैं, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है? पत्तियां जो लीव्स है खाना बनाती हैं और पूरे प्लांट्स में हर जगह भेजा जाता है। अब वो पूछ रहा है हाउ डिफर। बात यहां पर नहीं खत्म होती, वो कहता है कि इसमें डिफर क्या है। मतलब ये दोनों प्रक्रिया हो रही है, ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन भी हो रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है भाई। देखो, सबसे बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम का, वो सिंपल फिजिकल फोर्स के द्वारा होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिंपल फिजिकल फोर्स। इसमें किसी प्रकार का फिजिकल फोर्स नहीं होता। जबकि ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम में एनर्जी मटेरियल जो सुक्रोज होता है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसलोकेशन में एनर्जी बन रही है और ट्रांसपायरेशन में एनर्जी नहीं बनती है। अब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो ट्रांसपायरेशन है मतलब पानी नीचे से आ रहा है और ऊपर पत्तियां उड़ा रही हैं। तो ट्रांसपायरेशन में नो एनर्जी इन्वॉल्व, नो एनर्जी इन्वॉल्व, इसके द्वारा इन्वॉल्व बाई प्लांट, इसके द्वारा कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही। जबकि ट्रांसलोकेशन में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। और ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ? ट्रांसलोकेशन में एनर्जी इन्वॉल्व, एनर्जी क्या हो रही है? इन्वॉल्व। ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है फ्रॉम एटीपी, फ्रॉम एटीपी। तो जो खाना भेजा जाता है उसमें एनर्जी काफी लगती है और ये एनर्जी कहां से प्राप्त होती है? ये एनर्जी जो प्राप्त होती है वो होती है एटीपी से। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें प्लांट के द्वारा कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। ये ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा अपने आप ही प्रेशर बनता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जबकि ट्रांसलोकेशंस में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम अब अगला जो देखेंगे, अगला वीडियो वो लाइव प्रोसेस भी देखेंगे। इसीलिए ये खत्म कर रहे हैं आज। अगला लाइव प्रोसेस का वीडियो